लेकिन कल बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि चेल्सी एम्बाप्पे के पीछे जाएगा, क्योंकि सबको पता है पीएसजी को बेचना ही है एम्बाप्पे को, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जाएगा तो फ्री में जाएगा और पीएसजी फ्री में नहीं लूज करना चाहती है। मतलब मैंने स्टर्लिंग से बेकार प्लेयर नहीं देखा, और आप प्री सीजन के मैचेस देख लो, बंदा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है गेम में। स्ट्राइकर का तो चेल्सी के ऊपर कर्ज माना जाता है कि आप इतने सक्सेसफुल एरा में भी देख लो तो हार्डली आप दो। हेलो एंड वेलकम टू एवरीथिंग फुटबॉल। 11 अगस्त से प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं चेल्सी की। लास्ट सीजन बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा और बहुत उम्मीद है इस बार लोगों को। नया कोच आ गया है, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स आ गए हैं, तो उम्मीद है कि लास्ट ईयर जितना खराब परफॉर्मेंस नहीं होगा। ज्वाइन हमको कर चुके हैं हमारे साथी। वेलकम ब्रदर। थैंक यू ब्रो। तो जैसे कि सब जानते हैं कि चेल्सी का लास्ट सीजन बहुत ही खराब रहा। मतलब स्टार्टिंग ही चेल्सी की खराब हुई जब उन्होंने थॉमस ट्यूखल को सैक किया। ओनरशिप चेंजेस थे, फिर ग्रैहम पॉटर को लाए। ये सोच के लाए थे कि ग्रैहम पॉटर को 4-5 साल रखेंगे, लॉन्ग टर्म कोच है, फिलॉसफी कोच है। वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं रहा चेल्सी ओनर्स का। फिर उन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ी, पॉटर को सेक करना पड़ा। फिर फ्रैंक लैम्पार्ड को लाए। फ्रैंक लैम्पार्ड का तो 10-12 मैच जो थे वो तो और ही ज़्यादा ख़राब रहे, और इतनी चीज़ें ख़राब रही कि चेल्सी का प्रीमियर लीग एरा में ये सबसे बेकार परफॉर्मेंस था। वो 12th पे फिनिश करे, जो कि पिछले 30 साल में उन्होंने कभी भी नहीं किया था। तो ये तो हमारा कोई रिकैप था। तो क्या लग रहा है यार, पोचेटिनो के आने से कुछ नया जोश दिख रहा है? अभी रेक्सम को हराया 5-0 से, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। नए प्लेयर्स हैं, बहुत एनर्जी है प्लेयर्स में। तो पोचेटिनो से क्या उम्मीद है अभी? उम्मीद तो काफ़ी करी जा सकती है पोचेटिनो से, क्योंकि बंदा जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ पे मतलब उसने स्क्वाड को इम्प्रूव किया है, प्लेइंग स्टाइल अच्छी है। और जो चेल्सी के ओनर्स चाहते भी हैं कि यंग प्लेयर्स को डेवलप करना चाहते हैं वो। अब चेल्सी की जो स्ट्रेटेजी इस समय हो गई है कि वो फिनिश्ड आर्टिकल्स नहीं खरीद रहे, वो इस समय यंग प्लेयर्स को खरीद रहे हैं कि जिनको डेवलप करें। और अगर डेवलप नहीं भी हो पाते हैं तो रीसेल वैल्यू रहे उनकी। तो आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल में जितने भी न्यू ओनर्स ने प्लेयर्स खरीदे हैं, वो सारे ही 20-22 ईयर्स के हैं। और पॉच को वो लाए भी इसलिए हैं क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है यंग प्लेयर्स को डेवलप करने में। और बाकी जैसे अभी 4 प्री सीजन के मैचेस हुए हैं, तो लग भी रहा है कि हाँ हंगरी है चेल्सी के प्लेयर्स, और फाइट कर रहे हैं प्लेसेस के लिए। और देखा था अभी लास्ट में जब सीजन का एंड हो रहा था, तो बिल्कुल एक वीडियो भी रिलीज हुआ था कि प्लेयर्स का बिल्कुल मन ही नहीं है खेलने का, ऐसे निकल रहे हैं बाहर। इतना खराब परफॉर्मेंस फिर रहा, तो वो तो डिफरेंस मैंने भी देखा कि अभी काफ़ी जोश है, काफ़ी एंथुसियास्टिक है। डेफिनेटली नई टीम है, बट दे आर हंग्री फॉर गोल। तुमने कहा सही बात है। तू सही बोल रहा है, क्योंकि मतलब ये ओनर्स ने अच्छा किया इस बार कि जितने भी ऐसे प्लेयर्स थे जिनको नहीं खेलना था चेल्सी में, मतलब जो लास्ट सीजन के बाद जाना चाहते थे चेल्सी में, उन्हें लगता था कि उनका कैरियर स्टैग्नेट कर रहा है। मेसन माउंट ले लो, काय हैवर्ट्स ले लो, जितना भी डेडवुड था एक तरह से। तो ये न्यू ओनर्स ने उसको मतलब निकाल दिया, ऐसे प्लेयर्स को बेच दिया, और ठीक ठीक पैसे भी कमा लिए। क्योंकि बात आ रही थी कि लास्ट ईयर 500-600 मिलियन यूरोस खर्च करे थे, और उसको उन्हें अगर इतना नहीं बेचते प्लेयर्स, इतना पैसा नहीं लाते, तो फाइनेंशियल फेयर प्ले के उसमें भी आ जाता। चेल्सी पे सैंक्शंस लग सकते थे फिर से, जो कि लास्ट ईयर भी लगने वाले थे जब रोमन अब्रामोविच ने बेचने वाला था। तो यूके गवर्नमेंट ने कैसे सैंक्शंस लगाए थे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने एक वीडियो बनाया है कि चेल्सी कैसे मतलब बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था, और फिर कैसे कैसे आगे बढ़ी चीज़ें, फिर से नॉर्मल हुई। थॉमस ट्यूपल का क्या रोल था, ग्रैहम पॉटर ने आके क्या भसड़ मचाई। बिल्कुल। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्या स्क्वाड रहेगा चेल्सी का, किस पोजीशन पे कौन सा प्लेयर होगा, पोचेटिनो का क्या स्टाइल है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज पास्ट रिकॉर्ड। तो चलो ब्रदर, शुरू करते हैं। आ जाए चलो, स्क्रीन पे। हाँ। तो अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि
कि चेल्सी के पास अभी क्या स्क्वाड है और कहाँ कहाँ पे उनको ज़रूरत है नए प्लेयर्स लाने की, और कहाँ कहाँ पे वहाँ उन्हें ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही काफ़ी प्लेयर्स हैं। तो अभी जैसे कि देखा हमने प्री सीजन में, जो पोचेटिनो है वो 4-2-3-1 फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, जो कि उसकी फेवरेबल पोजीशन, जो उसकी फेवरेबल फॉर्मेशन भी है। उसने स्पर्स में यही यूज़ करा था, उसने पीएसजी में भी कभी कभी ये यूज़ करता था। मतलब ही वांट्स टू प्ले इन 4-2-3-1। तो 4-2-3-1 में सबसे पहले हम बात करते हैं कीपर की। तो चेल्सी के पास जैसे आप देख रहे हैं कि कीपर के नाम पे केवल कैपा है, और उसके अलावा एक लास्ट ईयर साइन किया था, अमेरिकन ओनर्स आए थे, उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन खिलाड़ी खरीदना है हमें, और उन्होंने गैब्रियल सोलिना को खरीदा था। तो जो गैब्रियल सोलिना था वो मोस्ट प्रोबेबली इस बार यूरोप में कहीं लोन पे जाएगा। तो चेल्सी के पास बच्चा है इकलौता कैपा, और कैपा भी कोई रिलायबल कीपर नहीं है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। मतलब कहने को तो सबसे महंगा कीपर है, 75 मिलियन यूरोस चेल्सी ने पे करे थे इसके लिए, पर इसका 5-6 साल में रिकॉर्ड जो है मतलब बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है। अगर चेल्सी को मतलब वर्ल्ड क्लास टीम बनना है तो उन्हें एक कीपर खरीदना ही पड़ेगा, और क्योंकि आप कैपा पे रिलाई नहीं कर सकते। हाल ही में चेल्सी की न्यूज़ आ रही है ऐसी कि वो ब्राइटन से रॉबर्टो सांचेस को खरीद रहे हैं, पर बात वही है, रॉबर्टो सांचेस भी मतलब एवरेज ही कीपर है, कोई तो वर्ल्ड क्लास कीपर नहीं है। और पता नहीं क्या चेल्सी का मतलब क्या हो गया है कि ओनर्स का, कि उन्हें हर खिलाड़ी ब्राइटन से ही खरीदना है, और ब्राइटन वाले चेल्सी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ज़्यादा प्राइसेस में चेल्सी को प्लेयर्स बेचते हैं। तो ये जो रॉबर्टो सांचेज है, ये ब्रो तूने कलर्स क्यों अलग अलग चूज किए हैं? हाँ तो मैं बताता हूँ, जो रेड कलर में प्लेयर्स हैं वो मुझे लगता है कि चेल्सी में रहेंगे इस सीज़न, और जो ग्रीन वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली लोन पे जाएंगे या चेल्सी में बेच देंगे, चेल्सी उनको बेच देगा। और जो येलो वाले हैं ये इंजर्ड है, और ये जो नीचे लिखे हैं मैंने ब्लू में, ये मोस्ट प्रोबेबली चेल्सी साइन कर लेगी, अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। पर इसमें से बस एक एम्बाप्पे ऐसा है कि जो मतलब जो फार फेच्ड लग रहा है, लेकिन कल बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि चेल्सी एम्बाप्पे के पीछे जाएगा, क्योंकि सबको पता है पीएसजी को बेचना ही है एम्बाप्पे को, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जाएगा तो फ्री में जाएगा, और पीएसजी फ्री में नहीं लूज़ करना चाहती है। इसके बारे में भी हमने बात करी, आप हमारा पहला एपिसोड देख सकते हो पॉडकास्ट का, उसमें हमने बात करी कि क्यों प्लेयर सऊदी जा रहे हैं और क्या एम्बाप्पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आज जैसे स्लोनिया जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लोन पे जाएगा, और उसको इसलिए हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास बचा कीपर में केवल कैपा, और कैपा से तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि क्या ही करेगा, 2-3 गोल फालतू में खाएगा। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ डिफेंस की। तो चेल्सी के पास इस समय 5 सेंट्रल डिफेंडर्स हैं। लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक में देखें तो लीवाई कोलविल है, एक बादियाशीले है, एक फोफाना है, सिल्वा है और चालबा है। तो इसमें से आप कोलविल, बदियाशीले और सिल्वा और फोफाना को बोलोगे कि हाँ ये बंदे प्रोटेक्ट, सिल्वा तो वर्ल्ड क्लास है ही, और कोलविल को नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार बोल रहे हैं। बादियाशील ने भी जितने मैचेस खेले लास्ट सीजन वो अच्छे खेले, पर इंजरी प्रोन है। और वेस्ले फोफाना तो जब से चेल्सी में आया है, इसके लिए भी 70 मिलियन दिए थे लास्ट ईयर चेल्सी ने, ये भी इंजर्ड है, और इस साल भी इसको एसीएल इंजरी हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी-फरवरी तक तो बाहर ही रहेगा। तो इसलिए चेल्सी पैनिक कर रहा है कि फोफाना को ले लिया है, फोफाना खेलेगा नहीं, तो इसलिए एक खिलाड़ी है मोनाको गई जहाँ से बदियाशील को लिया था, उसका नाम है डिसासी। तो इसके लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चेल्सी ने 45 मिलियन यूरोस की डील कर लिया है इस मोनाको के साथ। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जब चेल्सी वापस आएगी यूएस के अपने टूर से तो उनको वहाँ पे ज्वाइन करेगा। पर मेरे हिसाब से ये जो साइनिंग है ये मतलब सेंस नहीं करती, क्योंकि आपके पास चैलोबा है ही, 4 तो आपके पास अभी फिट है ही, मतलब फिट नहीं है, मतलब ये बादेशील भी फिट होने ही वाला है। चैलोबा को तो अभी कल ही मतलब थोड़ा सा माइनर स्ट्रेन था। तो यही है कि ये इस एरिया में जब आपके पास 4 हैं तो आप 5वें सेंट्रल डिफेंडर का क्या करोगे, क्योंकि पोचेटिनो मोस्ट प्रोबेबली 4 ही मतलब 2 ही सेंट्रल डिफेंडर से खेलता है। तो ये जो साइनिंग है ये बिल्कुल भी सेंस करती नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। पर ये मोस्ट प्रोबेबली चेल्सी साइन करेगी।
क्योंकि फोफाना इंजर्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे सीजन के लिए ही बाहर है, या फिर जनवरी फरवरी तक के लिए तो बाहर है ही। अब हम चलते हैं लेफ्ट बैक पे। तो आप देखो, यही चेल्सी के साथ लास्ट सीजन भी हो रहा था, इस साल भी हो रहा है कि आप लेफ्ट बैक चेल्सी के पास देखें तो एक तरह से 4 लेफ्ट बैक हैं चेल्सी के पास। बेन चिलवेल है, मार्क कुकुरेला है, इयन मार्टसन है, लुइस हॉल है। ये चारों लेफ्ट बैक खेल सकते हैं। और चिलवेल ने प्री सीजन में इम्प्रेस किया है, काफ़ी हंगरी लग रहा है चिलवेल इस बार। और इयन मार्टसन जो कि मतलब थोड़ा आगे खिलाया है पोचेटिनो ने, मतलब लेफ्ट विंग पे खिलाया है, पर बाई ट्रेड ये लेफ्ट बैक ही है। इसने पूरे सीजन लास्ट सीजन बर्नली पे लेफ्ट बैक ही खेला था, पर बंदा टेक्निकली बहुत अच्छा लगा है। और सबसे ज़्यादा अगर जैक्सन के बाद किसी ने इम्प्रेस किया है प्री सीजन में तो इयन मार्टसन ने किया है। बंदे को पोचेटिनो ने हर जगह खिलाया है, लेफ्ट बैक भी खिला लिया, लेफ्ट विंग भी खिला लिया, और नंबर 10 रोल में भी खिलाया। जब नंबर 10 खिलाया था न्यूकासल के खिलाफ तो बंदे ने बड़ा अच्छा थ्रू बॉल दिया था जिस पे जैक्सन ने स्कोर किया था। पर जब चेल्सी, अब बात करते हैं कुकुरेला की, कुकुरेला बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा है बंदा। 60-70 मिलियन चेल्सी ने ब्राइटन को इसके दिए थे, लेकिन बंदा जब से आया है तो बहुत सारा मतलब एरर प्रोन है ये बंदा। मतलब वही है कि डाइव इन कर देता है चैलेंजेस में, तो फिर बैकफुट पे ले आता है अपनी टीम को। तो मतलब अगर मैं चाहूँगा कि अगर इन चारों में से किसी 2 को रखना है तो मैं चाहूँगा कि चिलवेल और मार्टसन को रखें और कुकुरेला को बेचते हैं। पर अब कोई कुकुरेला को खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपने 60 मिलियन में खरीदा है, अब इसकी वैल्यू 20-30 मिलियन में भी कोई नहीं खरीदेगा। तो एक तरह से मतलब एक तरह से मजबूरी बन जाती है चेल्सी की कि वो कुकुरेला को रखे। अब तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्टसन को एक बार फिर प्रीमियर लीग में लोन पे भेजेंगे, और लुइस हॉल मतलब लेफ्ट बैक भी खेल सकता है और मिडिल में भी खेल सकता है। तो लुइस हॉल के लिए भी बोल रहे हैं कि हाँ प्रीमियर लीग लोन 2-3 क्लब इंटरेस्टेड है, तो ये दोनों प्लेयर्स चले जाएंगे मेरे हिसाब से, मार्टसन और ये। अब बात करते हैं राइट बैक की। तो राइट बैक में चेल्सी के पास 2 बहुत सही प्लेयर्स आ गए हैं इस समय, मालो गस्तो और रीस जेम्स। रीस जेम्स को तो बोल रहे हैं मतलब चेल्सी का मतलब नेक्स्ट सुपरस्टार ही है, इसको कैप्टनसी देने का भी बोल रहे हैं, क्योंकि चेल्सी के पास जो कैप्टन था लास्ट ईयर एस्पिलिक्वेटा वो चला गया है, तो अभी कैप्टनसी किसी को नहीं दिया गया है। तो 2 खिलाड़ी की बात चल रही है, एक जेम्स की बात चल रही है और एक सिल्वा की बात चल रही है। तो इस सीज़न तो यही बोल रहे हैं कि सिल्वा को देंगे क्योंकि एक्सपीरियंस है, लेकिन वाइस कैप्टन जेम्स को बनाएंगे, क्योंकि जब सिल्वा नेक्स्ट ईयर जाएगा तो जेम्स टेक ओवर कर लेगा। तो राइट बैक में वही है, जेम्स और गस्तो बहुत सही प्लेयर्स हैं। गस्तो ने भी बहुत इम्प्रेस किया है। ये लोग भी ऐसे पूरे मतलब आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, पूरे पिच की लेंथ कवर करते हैं। और जेम्स तो मतलब क्या ही बोलूँ, इसको मिडफील्ड में खिला लो, कहीं खिला लो, क्या स्ट्रेंथ है बंदे के पास। चेल्सी का एकेडमी का अभी तक का सबसे अच्छा प्लेयर अगर कोई निकला होगा तो रीस जेम्स ही निकला होगा। बंदा गोल कर लेता है, फ्री किक ले लेता है, प्रॉपर कैप्टन मटेरियल है। अब हम बात करते हैं सेंटर और डिफेंस में। तो जैसे कि पोचेटिनो यूज़ करता है 4-2-3-1, तो 2 सेंट्रल डिफेंडर चाहिए, जो कि मतलब एक सेंट्रल डिफेंडर तो ऐसा चाहिए जो प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर हो, जो अपनी बैक लाइन को शील्ड कर सके। अब चेल्सी के पास इस समय देखा जाए तो एक ही मिडफील्डर है, सेंट्रल मिडफील्डर, वो है एंजो फर्नांडिस। अब एंजो फर्नांडिस से आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो डिफेंस को शील्ड करेगा, क्योंकि एंजो फर्नांडिस जो है वो इज़ अ टेक्निकल प्लेयर, जो कि मतलब विजन के साथ प्लेयर है, टेक्निकली बहुत अच्छा है। तो उससे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो पिंग कर सकता है बॉलें आगे, थ्रू बॉल खेल सकता है, रनर्स को पकड़ सकता है, मतलब मोर ऑफ अ लाइसेंस मिलेगा इसे आगे जाने का, इस एरिया में घूमने का, मतलब अटैक को ज्वाइन करने का। अब एक जो दूसरा सेंट्रल डिफेंडर होगा उसको करना होगा सिट इन, जो अभी रोल प्ले कर रहा है प्री सीजन में एंड्री सैंटोस। ये बंदा 18-19 साल का है और चेल्सी ने लास्ट विंटर साइन किया था इसको वास्को डी गामा से, ब्राज़ील से। अब ये बंदा अभी रोल प्ले कर रहा है, पर प्री सीजन में तो ठीक लग रहा है, पर इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है प्रीमियर लीग का। और चेल्सी अगर इसके साथ जाएगी तो फिर वही है कि कुछ भी मिशन नहीं, आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो चेल्सी से, क्योंकि मतलब आप इतने यंग प्लेयर के साथ जा ही नहीं सकते। आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि टफ मोमेंट्स आएंगे इस सीजन में, उस समय किसी को खेलना ही पड़ेगा। इसके अलावा गैलेगर खेल रहा है यहाँ पे। अब गैलेगर का भी यही है कि गैलेगर टेक्निकली उतना साउंड नहीं है प्लेयर,
पर ये है कि हाँ ये रनर बहुत अच्छा है, तो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, एज अ स्क्वाड प्लेयर अच्छा है ये खिलाड़ी, मतलब ये आगे जा सकता है, गोल कर सकता है, क्योंकि इसमें रनिंग कैपेसिटी बहुत है, मतलब अप एंड डाउन कर सकता है ये पिच के लिए 90 मिनट्स के लिए। पर वही है कि अगर चेल्सी को वर्ल्ड क्लास बनना है तो गैलेगर जैसे प्लेयर्स को हटाना ही पड़ेगा। जब तक ये क्रिस्टल पैलेस में था तब तक लगता था कि हाँ बंदा ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, पर पोजीशन बेस्ड गेम के लिए गैलेगर नहीं बना है। आप देखोगे तो फर्स्ट टच अच्छा नहीं है और पासेस नहीं कर पाता है ज़्यादा अच्छे, तो गैलेगर लेकिन फिर भी इस सीज़न तो मेरे हिसाब से रहेगा और थोड़ा सा आगे ही खेलेगा। अब बात हुई कि अब चेल्सी किसको साइन कर सकती है यहाँ पे मिडल ऑफ द फील्ड में, तो वही है कि मोइसेस काइसेडो की बहुत बात चल रही है ब्राइटन से, और बहुत सारे जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि काइसेडो चेल्सी ले ही आएगा। लेकिन वही है कि ब्राइटन जो है वो चेल्सी के साथ हार्ड गेम प्ले कर रहा है। चेल्सी को लगता है कि काइसेडो की जो वैल्यू है वो 70 से 80 मिलियन यूरोज है, पर क्योंकि अभी आर्सेनल ने साइन किया है डेक्लन राइस को और लास्ट ईयर ही चेल्सी ने साइन किया था एरिजो फर्नांडिस को, तो वो इन दोनों ने किया था 100 मिलियन से ऊपर में। और इस समय काइसेडो के लिए भी ब्राइटन बोल रहा है कि कम से कम उसको 100 मिलियन चाहिए, पर चेल्सी ये कह रहा है ब्राइटन से कि हम बुली नहीं होंगे, हम लास्ट ऑफर देंगे आपको 90 मिलियन का, आपको लेना है तो लो। अब काइसेडो के लिए ब्राइटन वाले एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर आपको काइसेडो चाहिए तो आप हमें कोलविल दे लो, क्योंकि कोलविल लास्ट ईयर लोन पे था ब्राइटन पे। लेकिन चेल्सी वाले कोलविल को अपने स्क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मान रहे हैं, उसको किसी भी हालत में नहीं देना चाहते हैं किसी को, क्योंकि कोलविल के लिए आर्सेनल भी बिड कर रहा था, मैनचेस्टर सिटी लिंक हुआ है। अब मैनचेस्टर सिटी जैसा क्लब लिंक हो रहा है तो कोलविल का दिमाग फिर सकता है, मतलब वो जाना चाहता होगा वहाँ पे अगर पैप कहेगा कोलविल से। इसलिए चेल्सी चाहता है कि उसको अपने स्क्वाड का इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाएं और उसको न्यू टर्म डील ऑफर कर रहे हैं जो कि उसने अभी तक साइन नहीं करी है। तो काइसेडो साइन करेगा चेल्सी की नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो उनको फिर और कोई प्लेयर साइन करना पड़ेगा। एक साउथहैम्पटन का है रोमियो लाविया, लेकिन उसके पीछे लिवरपूल भी पड़ा है, तो इस समय चेल्सी के पास मतलब एक सैंटोस ही है जो ये रोल प्ले कर सकता है डिफेंसिव मिडफील्डर का। कैसेडे भी है, पर कैसेडे थोड़ा सा रस्टी लगता है, अभी उसमें इमेच्योरिटी दिख रही है। ये भी 18-19 साल का लड़का है, काफ़ी सही खेला था अंडर 20 यूरोज में, पर आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए जिसने बड़े स्टेज पे खेला हो। तो अब ये बात होगी सेंट्रल मिडफील्डर्स की। अब बात आगे करते हैं जो 3 खेलेंगे स्ट्राइकर के पीछे, तो उसमें लेफ्ट में चेल्सी के पास हडसन ओडोई है। अब ये हडसन ओडोई तो चला ही जाएगा, ये भी फुलम के साथ लिंक हो रहा है, तो हडसन ओडोई भी चला जाएगा, इसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं, बंदे ने अपना पोटेंशियल जो है वेस्ट कर दिया। और चेल्सी ने साइन किया है डिएगो मोरेरा, और हकीम ज़ियाद भी चला जाएगा, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब मोरेरा भी, ये भी मोस्ट प्रोबेबली लोन पे जाएगा, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। अब बचे ये लेफ्ट विंग पे बचा मुद्रिक और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया स्टर्लिंग। यहाँ पे भी चेल्सी के लिए दिक्कत है, क्योंकि कहने को एनकुंकू खेल सकता है, पर अगर एनकुंकू वहाँ खेलेगा तो नंबर 10 पोजीशन पर कौन खेलेगा। यहाँ पे भी चेल्सी का 20 साल का चुकुमेका ही है जो कि इम्प्रेस कर रहा है प्री सीजन में, पर वही बात है कि आप ऐसे प्लेयर्स को बिल्ड करते हो धीमे धीमे सीजन में, शुरुआत में ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो इनके लिए। अब राइट विंग पे देखें तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कहा जाता है कि राइट विंग पे ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जाता है जो लेफ्ट फुटर्स हो, क्योंकि ऐसे वो आउटसाइड भी जा सकते हैं और फिर अपने लेफ्ट फुट पे लाके यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं स्ट्राइकर के लिए। तो अगर देखिए तो चेल्सी का लेफ्ट फुटर तो एक ही है, नोनी मैथ्यूके, ये भी 21 साल या 22 साल का लड़का है। इम्प्रेस किया था लास्ट सीजन इसने थोड़ा बहुत, पर ये एक उम्मीद है कि हाँ चलो फिर भी इसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, पीएसवी में खेल चुका है। और लेफ्ट विंग पे मुद्रिक है, मुद्रिक ने पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेला, उसके बाद लेकिन कहते हैं ना फिजल्ड आउट। लेकिन इस सीजन यूक्रेन के लिए अच्छा खेल के आया, अभी जो अंडर 21 यूरोज हुआ था, तो मुद्रिक से काफ़ी उम्मीदें हैं कि पोचेटिनो के अंदर वो अपना पोटेंशियल फुलफिल करेगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि मुद्रिक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बैलन डोर जीत सकता है वो, लेकिन वही बात है कि क्या वो अपना पोटेंशियल फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, ये देखने की बात है आगे। तो मुद्रिक यहाँ लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेगा और मैथ्यूके स्टार्ट करेगा। अब हमारे पास एक खिलाड़ी और है स्टर्लिंग, अब वो उसको लेफ्ट विंग पे खिलाओगे, राइट विंग पे खिलाओगे,
एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओगे नंबर 10 रोल पे, वो हर जगह वेस्ट है। मतलब मैंने स्टर्लिंग से बेकार प्लेयर नहीं देखा, और आप प्री सीजन के मैचेस देख लो, बंदा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है गेम में। मतलब अभी लास्ट मैच था फुलम के अगेंस्ट में देख रहा था, तो हार्डली 1 या 2 टचेस होंगे, ना बंदे का टचेस अच्छे हैं, ना बंदा स्कोर कर सकता है। मतलब बॉल को सही से हिट भी नहीं कर पाता है, आधे से ज़्यादा टाइम स्कफ कर देता है अपनी शॉट। तो वेस्ट साइनिंग थी ये, 60-70 मिलियन इसके लिए भी दिए गए थे, और इसको खरीदेगा कोई नहीं, क्योंकि इस समय चेल्सी के पूरे स्क्वाड में स्टर्लिंग हाईएस्ट वेजेस पे होगा। वो तो पैप गार्डियोला की कोचिंग थी, और ऐसा था कि वो बंदे को उसने 10-15-20 गोल करवा देता था, क्योंकि सारे टैप इन्स होते थे। तो वही है कि गार्डियोला ने बेचा है तो कुछ सोच के ही बेचा होगा। तो स्टर्लिंग तो ये वेस्ट स्टर्लिंग खिलाड़ी का है। बेंच पे रहने के चांसेस है कि बेंच पे नहीं बैठाएंगे सर? बेंच पे बिठाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 300-350 के की वेजेस पे है, ऐसे खिलाड़ी को कोई लेगा नहीं। और सबको पता है कि स्टर्लिंग की एम्बिशंस बहुत है, चाहता है, अपने आप एंटाइटल्ड फील करता है कि उसे खिलाए, पर खिलाने लायक बंदा है नहीं। तो ये बात है कि हाँ, पर वही है कि ऑफ द बेंच आ सकता है, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत काम आ जाए, पर स्टर्लिंग से आप उम्मीद कुछ मत करो। अब बात करते हैं नंबर 10 रोल की, और मेरे हिसाब से नंबर 10 रोल के लिए परफेक्ट रहेगा क्रिस्टोफर एनकुंकू। ये एक ऐसी साइनिंग है जो रियल में लग रही है कि हाँ, चेल्सी ने मतलब अच्छे से कोई ढंग का प्लेयर खरीदा है। इस बंदे ने प्री सीजन में भी बहुत इंप्रेस किया है, 4 मैचों में 3 गोल हैं। इसका निकोलस जैक्सन के साथ जो लिंकअप है वो बहुत सही डेवलप हो रहा है, इन दोनों की पार्टनरशिप। पॉच से पूछे भी जा रहे सवाल, वो बोल भी रहा है कि ये बंदे ऑफ द पिच भी बहुत ज़्यादा टाइम आपस में स्पेंड कर रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्योंकि फॉरवर्ड प्ले में इट्स ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट, कि आप बिना देखे बॉल को पास करते हो ये सोच के कि हाँ, यहाँ पे बंदा रहेगा। इंस्टिंक्ट होते हैं, तो जितना ज़्यादा साथ में खेलेंगे तो दोनों बंदे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनकुंकू की जगह ये है कि चुकुमेका भी खेल सकता है, लेकिन वही है कि वो एज ए सब्स्टिट्यूट ही स्टार्ट करना चाहिए सीजन, क्योंकि एनकुंकू नंबर 10 रोल के लिए परफेक्ट है। तो जब एनकुंकू या फिर कोई ऐसे छोटे मोटे मैच हैं, उसमें आप चुकुमेका को एनकुंकू की तरह हिला सकते हो। बंदा थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर रहा है प्री सीजन में, और पोटेंशियल है, तो ऐसे प्लेयर्स को रखना चाहिए। ये स्क्वाड के लिए, स्क्वाड में एक हंगर प्रोवाइड करते हैं। एनकुंकू को उसकी टोस पे रखेगा कि हाँ, उसकी अगर फॉर्म डिप होती है तो चुकुमेका खेल सकता है यहाँ पे। अब बात है कि क्या ये इतने प्लेयर्स काफ़ी हैं? मतलब इन 3 पोजीशन के लिए चेल्सी के पास देखा जाए तो 4 या 5 प्लेयर्स हैं। 4 और 5 प्लेयर्स में भी स्टर्लिंग वेस्ट है, चुकुमेका, मुद्रिक और मैडुएके, ये तीनों ही 22 साल से नीचे हैं। तो इस एरिया में भी चेल्सी को ज़रूरत पड़ सकती है प्लेयर्स की। अब बात करते हैं स्ट्राइकर की। स्ट्राइकर का तो चेल्सी के ऊपर कर्ज माना जाता है कि आप इतने सक्सेसफुल एरा में भी देख लो तो हार्डली आप 2 स्ट्राइकर्स ऐसे मानोगे जो चेल्सी के लिए सक्सेसफुल नहीं, डिडियर ड्रॉगबा एंड डिएगो कोस्टा। उसके अलावा चेल्सी के लिए कोई भी स्ट्राइकर गोल कर ही नहीं पाया है। चेल्सी ने बहुत उम्मीद के साथ रोमेलो लुकाकू को खरीदा था जब थॉमस ट्यूपल था, पर रोमेलो लुकाकू तो सांप निकला भाई। इसने ऐसा डसा है ना चेल्सी को कि मतलब तुझे क्या बताऊं। मतलब इंटर मिलान के पीछे सब पागल हुआ, फिर इंटर मिलान को धोखा दे दिया। अब ऐसी नौबत आ गई है कि भाई कि लुकाकू को कोई खरीदने वाला नहीं है, और चेल्सी 100 बार बोल चुका मुझे चेल्सी में नहीं खेलना है। और भाई है तो अभी चेल्सी में ही, पर अब इंटर मिलान खरीदेगा नहीं। तो अब एक उम्मीद है कि सऊदी की, ये जाना नहीं चाहता, अपने आपको पता नहीं क्या समझता है कि भाई मैं तो अभी बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं तो यूरोप में ही खेलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है ना। और इंटर मिलान जो मतलब सारे दिन बोलता रहा कि मुझे इंटर मिलान खेलना है, इंटर मिलान ये है, वहाँ पे ब्रदर्स हैं मेरे, ये हैं वो हैं। फिर जैसे ही यूवेंटस ने कहा कि हाँ भाई हम भी आपको लाइक करते हैं, तो भाई यूवेंटस से बात करने लगा। और जैसे ही यूवेंटस से बात करने लगा, इंटर मिलान को पता चला, तो इंटर मिलान बैक ऑफ कर गया, कह रहा कि हम फाइनेंशियल फेयर प्ले के बावजूद तुम्हारे लिए 30-40 मिलियन देने को तैयार थे, और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। तो फिर वो उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो इस समय लुकाकू के पास, मतलब कहने को तो वो चेल्सी में, पर चेल्सी वाले रखेंगे नहीं, और इंटर मिलान जाएगा नहीं, और चेल्सी वाले सस्ते में इसको बेचेंगे नहीं। तो वही है कि अब पता नहीं कहाँ जाएगा, सऊदी जाएगा नहीं, मुझे तो लग रहा है लास्ट में यूवेंटस ही जा सकता है बंदा।
पर बड़ा इसने काम खराब किया है चेल्सी का। 100 मिलियन में खरीदा था, 30-40 मिलियन का रह गया है। चलो छोड़ते हैं लुकाकू की बात, मूड खराब होता है इसकी बात करके। फिर अब बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड की। चेल्सी ने साइन किया है विलारियल से निकोलस जैक्सन को, और इस बंदे मतलब ये मैं कहूँगा साइनिंग ऑफ द सीजन है किसी भी क्लब की। देख लो 30-35 मिलियन में इसको खरीदा है, और बंदा इतना सही खेल रहा है ना, और इतना सही स्किल्स है बंदे की। ड्रिबल करा लो, और मतलब बिहाइंड रन्स करता है बंदा, ड्रिबलिंग है, स्ट्राइकिंग एबिलिटी अच्छी है, लिंकअप प्ले अच्छा है, सब कुछ है बंदे के पास। अगर पॉस्ट चाहे तो इसको 30 मिलियन का खरीदा है, 100-150 मिलियन का प्लेयर बना सकता है। अभी एज भी इसकी साइड पे है, 23-24 साल का है ये भी, सेनेगलीज इंटरनेशनल है, बहुत पोटेंशियल है इसके पास। इसके अलावा चेल्सी के पास एक अपना एकेडमी का स्ट्राइकर है अरमांडो ब्रोजा। अब लास्ट सीजन भाई को ACL इंजरी हो गई थी, नहीं तो उम्मीद तो काफ़ी थी इससे। तो अब वही होता है, ACL इंजरी के बाद बंदा किस उसमें वापस आता है ये पता नहीं कि खेल भी पाएगा, वो पेस रहता है नहीं रहता है। वो प्लेयर रहता नहीं ACL इंजरी के बाद। ACL इंजरी को डिफाइन करूँ तो मैं नी में लिगामेंट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, उसके बाद वो ये कि 1 साल लगता है सर्जरी के बाद। तो ब्रोजा अभी भी मतलब रिहैब में ही है, अमेरिका तो ट्रैवल भी नहीं किया है, तो उस पर भी डिपेंडेंट नहीं किया बैकअप अगर इस पे भी ना। हाँ, इस तरह से आप इस पे भी डिपेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन के हिसाब से पॉसिबल जो तूने पोजीशंस बताई वो यही होंगी मोर और लेस। और हाँ, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुरू के कुछ मैचेस में, पहले 1-2 मैचेस में कौन होंगे जो मेन प्लेइंग 11 होंगे? तो चलो हम अब बनाते हैं प्लेइंग 11। तो मोस्ट प्रोबेबली बदियाशील भी इंजर्ड ही रहेगा, फफाना तो इंजर्ड है ही, चलोबा भी अगर इंजर्ड नहीं भी रहता है तो स्टार्ट नहीं करेगा। तो जब तक अगर चेल्सी कोई कीपर साइन नहीं करता तब तक कैपा ही रहेगा मेरे हिसाब से। लेफ्ट सेंटर बैक स्टार्ट करेगा लीवाई कॉलवेल, राइट सेंटर बैक पे स्टार्ट करेगा थियागो सिल्वा, और मोस्ट प्रोबेबली चिलवेल को ही स्टार्ट करना चाहिए लेफ्ट बैक पे, तो लेफ्ट बैक पे रहेगा चिलवेल। और राइट बैक पे गस तो अच्छा कर रहा है, पर स्टार्टिंग तो मेरे हिसाब से रीस जेम्स ही करेगा। फिर मिडफील्डर मेरे हिसाब से मिडफील्ड में जो एंकरिंग करेगा वो, अगर काइसेडो साइन नहीं करते हैं चेल्सी वाले, और अब दिन पे दिन लग रहा है कि मुश्किल ही लग रहा है काइसेडो का, तो एंजो फर्नांडिस और गैलेगर को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नया प्लेयर आएगा भी तो एकदम से उसको नहीं खिलाते, क्योंकि स्क्वाड के साथ जेल करने के लिए टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से एंजो सेट इन करेगा और गैलेगर थोड़ा रोम करेगा, आगे पीछे रनिंग मिडफील्डर रहेगा। और नंबर 10 में एनकुंकू खेलेगा मेरे हिसाब से, और लेफ्ट और नंबर 10 पे खेलेगा एनकुंकू, और लेफ्ट विंग पे खेलेगा मुद्रिक। और मदुएके भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है चेल्सी को, इसलिए मदुएके भी मेरे हिसाब से स्टार्टिंग तो नहीं करेगा। स्टर्लिंग को राइट विंग पे खिलाएंगे जहाँ तक है, और स्ट्राइकिंग पोजीशन पे रहेगा निकोलस जैक्सन। तो ये मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक का जो मैच है लिवरपूल के खिलाफ, तो ये लाइनअप रहनी चाहिए चेल्सी की, कि मतलब 4 डिफेंडर में रहेंगे चिलवेल, कोलवेल, सिल्वा और जेम्स, और 2 मिडफील्डर रहेंगे एंजो फर्नांडिस एंड कॉनर गैलेगर। और लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेगा मुद्रिक, नंबर 10 पे स्टार्ट करेगा एनकुंकू, और राइट विंग पे करेगा रहीम स्टर्लिंग। और स्ट्राइकिंग पे जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो करेगा निकोलस जैक्सन। और मैं मतलब मुझे लगता है इस सीज़न में जो चेल्सी फैंस के लिए सबसे एक्साइटिंग रहेगा वो एनकुंकू और निकोलस जैक्सन का लिंकअप ही रहेगा। किस हिसाब से इनका मतलब केमिस्ट्री बैठती है, किस हिसाब से ये लोग एक दूसरे को समझते हैं, फिर दोनों कितने गोल करते हैं। क्योंकि आप देख लो 3-4 साल से चेल्सी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात रही है गोल स्कोर करना। वो लुकाकू को ले आए, इसको ले आए, उसको ले आए, हिग्वाइन को लेके आए थे, मोराटा लेके आए थे, कोई गोल नहीं कर पा रहा है। पर जैक्सन और एनकुंकू मुझे लगता है इस सीज़न ये वाली चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और मुझे पोचेटिनो में भरोसा है कि वो इम्प्रूव करेगा प्लेयर्स को। पोचेटिनो ऐसा कोच है जो टेक्निकली मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास नहीं है, पर वो प्लेयर्स को इम्प्रूव करता है। उसका जो इंटरपर्सनल स्किल्स वाला एस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अभी डेली अली ने जब अपने सेक्सुअल हरेसमेंट और मोलेस्टेशन की बात कही थी, तो उसने पोचेटिनो के बारे में जरूर कहा था कि ये बंदा ऐसा था जो
जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। वो इंटरव्यू भी आप देखना, स्काई स्पोर्ट्स पे है, डेली अली का बहुत सही इंटरव्यू है उसमें। मतलब कि एक फुटबॉल प्लेयर किस किस के थ्रू गुजरता है, तो मतलब दुनिया तो यही सोचती है कि हाँ ये इसको क्या ही दिक्कत हो सकती है। ये तो चलो वो अलग बात होगी, पर मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग लाइनअप होनी चाहिए चेल्सी की। बिल्कुल अच्छा लाइनअप लग रहा है ये। और मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर तो जो परफॉर्मेंस था वो तो बिल्कुल नहीं होगा इस बार, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना ही है इनमें से। मगर कौन सा ऐसा प्लेयर है यार जो एकदम इररिप्लेसेबल है, मतलब उसके जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता? तो मेरे हिसाब से कोलविल एक, मतलब आप इसको चांस दोगे, क्योंकि मतलब इससे आपको ऐसी उम्मीद है कि हाँ अगर ये बंदा अपने आप को एस्टेब्लिश करता है यहाँ पे, और बहुत पोटेंशियल है, लास्ट ईयर इसने पोटेंशियल को फुलफिल भी किया था ब्राइटन पे, तो यही है कि कोलविल हो गया एक खिलाड़ी ऐसा, रीस जेम्स हो गया, एंजो फर्नांडिस इररिप्लेसेबल है, और एनकुंकू और जैक्सन। मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो इररिप्लेसेबल है। इसके अलावा आप पूरे स्क्वाड को चेंज कर सकते हो, चिलवेल की जगह आप किसी और को खिला सकते हो। मुद्रिक पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ सकता है। स्टर्लिंग तो मैं चाहता ही नहीं चेल्सी में रहे, पर फिर भी रहेगा। कॉर्नर गैरेगल अच्छा स्क्वाड प्लेयर बन सकता है। और बाकी थियागो सिल्वा की एज 38 हो गई है, तो हर मैच खेल नहीं पाएगा, इसलिए चेल्सी शायद एक नया राइट साइडेड सेंटर बैक खरीदना चाहती है। पर अगर फुफाना होता तो फुफाना खेलता है यहाँ पे, चैलोबा उसका बैकअप होता। तो बस यही है कि 3-4 प्लेयर्स ही ऐसे हैं जो चेल्सी में पक्के हैं। कोलविल हो गया, जेम्स हो गया, एल्जो हो गया, और एनकुंकू जैक्सन हो गया। बाकी पूरे स्क्वाड को इम्प्रूव कर सकते हो आप। तो ये तो था हमारा पॉसिबल प्रेडिक्टेड लाइनअप और प्लेइंग 11। देखना होगा अभी क्या होता है, बट जितना है कि मोटा मोटा यही होने वाला है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कुछ साइनिंग्स हो सकता है कुछ और हो जाए, या कुछ ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी आगे देखना होगा अगले 10-15 दिन में क्या होता है। तो यार ये बताओ कि मतलब ना, मुझे लगता है कि अभी काफ़ी यंग प्लेयर्स आए हैं और पोchettino जो है उससे काफ़ी उम्मीद भी है, तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स लग रही हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, मतलब स्ट्रेंथ कौन सी है जिस जो एडवांटेज दे सकती है चेल्सी को, और वीकनेस कौन सी जिस पे काम करना चाहिए हम लोगों को? तो एक एडवांटेज जो चेल्सी के पास इस बार है वो ये है कि यूरोपियन फुटबॉल नहीं है इस सीज़न। तो जब नया कोच आता है तो ट्रेनिंग फील्ड पे उसको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ लेके आता है, अपनी फिलॉसफी लेके आता है। तो कहा जाता है कि ट्रेनिंग पिच पे इतना साथ बिताते हैं प्लेयर्स, वो फिर पिच पे ट्रांसलेट होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो वीक में चेल्सी को एक ही मैच खेलना है। बाकी के वो 5-6 दिन ट्रेनिंग फील्ड पे अपनी केमिस्ट्री अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कोच भी नया है, प्लेयर्स भी मोस्टली नए हैं। क्योंकि आप देखोगे लास्ट 2 ईयर्स की जो लाइनअप है उसमें से हार्डली इक्का दुक्का प्लेयर्स बचे होंगे इस बार। तो वही है कि एडवांटेज ये बहुत ज़्यादा है चेल्सी के पास कि वीक में एक ही मैच खेलना है, और कोच को पूरा टाइम मिलेगा ट्रेनिंग पिच पे अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट करने का। और एक बात ये है कि यंग प्लेयर्स हैं, तो यंग प्लेयर्स जो होते हैं उनको आप मोल्ड अच्छा कर सकते हो। और जो 28, 29, 30 के हो जाते हैं वो इतने एंथुजियास्टिक नहीं होते नए आइडियाज़ के लिए। और पॉच का यही देखा गया था, जो सबसे सक्सेसफुल एरा रहा था पॉच का टॉटनहम हॉटस्पर में, तब जहां उसने हैरी केन, डेली अली, क्रिश्चियन एरिक्सन ऐसे प्लेयर्स को डेवलप किया था 1-2 सीज़न में। तो चेल्सी के जो ओनर्स हैं वो यही सोच के लाए हैं। और मुझे लगता है कि एंजो फर्नांडिस हो गया, रीस जेम्स हो गया, निकोलस जैक्सन हो गया, ये प्लेयर्स काफ़ी डेवलप करेंगे इसके अंडर। और और जैसे जेम्स है, अगर ये फिट रहेगा तो चेल्सी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई राइट बैक होगा वर्ल्ड में इस समय ऑन फुल फिटनेस। इसके अलावा जैकपॉट हिट कर लिया है जैक्सन के साथ चेल्सी ने कि 30 मिलियन में ऐसा खिलाड़ी खरीद लिया है कि अगर वो 1-2 साल रुकते, अब देखना 1-2 साल में इसकी वैल्यू 100 मिलियन से कम नहीं होगी। और एनकुंकू को चेल्सी ने पहले ही साइन कर लिया था 50 मिलियन में, अगर नहीं करते तो इस समय 100 मिलियन देने पड़ते। और पीछे लीवाई कॉलवेल एकेडमी का ऐसा प्लेयर है कि हाँ मतलब इसको आप एक दिन ऐसा उम्मीद कर सकते हो
कि वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बैक बनेगा, ये इतना पोटेंशियल है इसके पास। ये तो स्ट्रेंथ हो गई चेल्सी की। अब अगर वीकनेस की बात करते हैं हम, तो वही बात है कि मिडफील्डर्स में किसी मिडफील्डर्स है ही नहीं, आप किसको खिलाओगे? और काइसेडो के लिए चेल्सी वाले 100 मिलियन देना नहीं चाहते हैं, और ब्राइटन वाले 100 मिलियन से कम में बेचेंगे नहीं। और उसके अलावा आपने इतना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया है, आप 3 4 5 महीने से लगे हुए हो कि निगोशिएशन चल रहे हैं। अब किसी और प्लेयर के पीछे इतना लेट जाते हो ट्रांसफर विंडो में, तो सामने वाले क्लब को पता है कि आप डेस्परेट हो, तो वो इसका फ़ायदा उठाएगा। वो 30 मिलियन का प्लेयर आपको 50 मिलियन में बेचेगा, तो वो भी नहीं चाहती चेल्सी। और आप एंड्रो सैंटोस या कैसेडे को खिलाना नहीं चाहते हो, खिलाओगे भी तो इतना फ़ायदा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है बंदे के पास, और स्ट्रेंथ इन डेप्थ तो रहेगी नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक बंदा इंजर्ड हो जाता है तो फिर कौन खेलेगा? कॉलर गैलेगर है, पर गैलेगर तो बेकार प्लेयर है, मतलब वो स्क्वाड प्लेयर रह सकता है, 4 5 गोल कर देगा इक्का दुक्का, पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीकनेस तो यही है। प्लस चेल्सी के प्लेयर्स इंजर्ड बहुत हो रहे हैं लास्ट ईयर से। चेल्सी ने अपना जो मेडिकल डिपार्टमेंट था उसको ओवरहॉल किया है। देखो इस सीज़न क्या रिजल्ट देते हैं। जेम्स भी, वही मैं रीस जेम्स के बारे में बात कर रहा था, वो बंदा आधे सीज़न तो इंजर्ड रहा था। इस सीज़न भी स्टार्टिंग में बड़ा ये था कि खेलेगा पहले मैच से, पर पहला मैच नहीं खेला था क्योंकि थोड़ा सा स्केयर था इंजरी का। पर चलो अब वापस आ गया है, तो उम्मीद यही करते हैं कि इंजरी ना हो प्लेयर्स को और अच्छे से सीज़न निकल पाए। एक तो मुझे यार ये भी लग रहा है, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, कि इतने सारे प्लेयर्स अभी आए हैं, लगभग 60% तो नया ही स्क्वाड दिख रहा है। फिर कोच भी आया है नया, तो ऐसा ना हो कि इनको वो पेस बनाने में, एक टीम बनाने में ही 3 4 महीने लग जाए, उस चक्कर में मतलब थोड़ा पीछे ना रह जाए लीग में ये लोग, इसको कवर करना ना मुश्किल हो जाए। ये दिक्कत तो हाँ, नहीं वो तो बहुत पॉसिबल है। और आप जैसे लास्ट ईयर ये टीम 12th फिनिश करी थी, तो आप इससे एक्सपेक्ट करोगे नहीं कि ज़्यादा कि हाँ ये टाइटल जीत जाएगी, पीछे तो रह ही जाएंगे। और स्टार्टिंग में चेल्सी के फिक्चर्स भी टफ हैं, पहला मैच ही लिवरपूल से है, और यूर्गन क्लॉप उस टीम के साथ 7 8 साल से है। उसने भी अपनी मिडफील्ड को बिल्कुल ही नया बना लिया है। एलेक मैकेलिस्टर साइन किया है, और उन्होंने तो क्या साइनिंग्स करी है। बिल्कुल। इससे यही पॉइंट उठता है कि फाइनली कि 12th ख़त्म किया था लास्ट ईयर, काफ़ी एम्बेरसिंग था। तो क्या ऑब्जेक्टिव, एक मतलब प्रैक्टिकल रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टीम का? अब जितना पैसा चेल्सी खर्च कर रही है और जितना उन्होंने लास्ट ईयर खर्च किया था, तो एम तो चेल्सी को करना चाहिए टॉप 4 का। मतलब फैंस तो यही चाहेंगे कि हाँ चेल्सी, और कोच भी यही बोलेगा कि हाँ जितना हाई हो सकता है उतना पॉसिबल हम कोशिश करेंगे फिनिश करने के लिए। टाइटल की शुरुआत में तो सब 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी टाइटल जीत सकते हैं। पर मेरे हिसाब से रियलिस्टिक एस्पिरेशन इस साल के लिए यही होना चाहिए कि टॉप 4 में फिनिश करें। वो भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप मैन सिटी आर्सेनल तो एक्सपेक्ट करोगे कि टॉप 2 में फिनिश करेंगे। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, लिवरपूल हो गया, स्पर्स हो गया, न्यूकासल आ गया। अब ये सारी टीम ने भी स्ट्रेंथन करें अपने स्क्वाड, और ये 1 2 साल से कर रहे हैं। जो वो कहते हैं ना कि आपसे पहले उनके पास हेड स्टार्ट है, तो चेल्सी को वो उतना गैप कर पाएगा मेकअप की नहीं कर पाएगा, वो देखने की बात है। फिर भी लेकिन शुरुआत में थोड़े लॉफ्टी एस्पिरेशंस रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं रखोगे, आप पहले से सोचोगे कि हाँ 6 7 फिनिश करना है, तो फिर सीजन खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एम तो टॉप 4 का ही करना चाहिए। पर हाँ उसके साथ साथ ये है कि हाँ आप लीग कप ऐसे कप होता है, तो एक आध ट्रॉफी उसके लिए आप पुश कर सकते हो, कि आपके पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है तो आप एक ट्रॉफी जीत लो और टॉप 4 में फिनिश करो। अगर ये करती है चेल्सी, तो मैं ये सक्सेसफुल सीजन मानूंगा, विद इम्प्रूवमेंट्स इन प्लेयर, कि आप अपने स्क्वाड को पूरा असेस कर लेगा पोचेटिनो इस 1 साल में। फिर नेक्स्ट ईयर जो 1 2 एरियाज लगेंगे स्क्वाड के कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है लास्ट पुश के लिए, कि हाँ फिर नेक्स्ट ईयर आप गंग हो के जाते हो कि नहीं अब तो हम टाइटल के लिए ही जाएंगे ऑल आउट। तो वो इस पूरे 1 साल के लिए फ्री रन है पोचेटिनो के पास कि भाई देख लो, ये इस प्लेयर को ट्राई कर लो, उसको कर लो, पूरा स्काउटिंग कर लो। 2 3 प्लेयर 2 3 एरिया जो जहाँ लगेंगे कि हाँ यहाँ पे हमें प्लेयर्स चाहिए, वहाँ पे पहले से ही प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करो, जनवरी से उनके से बात करना स्टार्ट कर दो, और दूसरा सीजन स्टार्ट होने से पहले ही उन प्लेयर्स को साइन कर लो, जिससे जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो
तो ऐसे काइसेडो जैसी सागा में नहीं फंसना पड़ेगा आपको कि हाँ वो 80 से 90 मिलियन फिर 100 मिलियन, तो आप पता नहीं साइन करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो पता नहीं मिडफील्ड में कौन खेलेगा। पर ये तो मैं ये यार तो भाई तूने बहुत, मेरे हिसाब से तूने बहुत दूर का सोच लिया है। मुझे मतलब जितना मेरे को स्पेकुलेशंस है कि लोग वही कह रहे हैं कि यार पोचेटिनो टिकेगा नहीं सीजन के बाद। हाँ मतलब बात तो तू सही कह रहा है कि चेल्सी की जो पॉलिसी रही है डिपेंड करेगा, पर वही है कि अब अगर न्यू ओनर्स भी ऐसे ही करते रहेंगे कि हायर एंड फायर कल्चर को, तो फिर क्या ही फायदा है, या उनके स्क्वाड को वैसे यार नहीं टॉड तो बोली ने बोला तो था कि हम लोग मतलब थोड़ा सा चेंज लाना चाह रहे हैं इस कल्चर में, वे वांट अ लॉन्ग टर्म प्लान। पर यार वही बात है, चेल्सी है तो देखते हैं। मतलब एक सीजन, हाँ दूसरा सीजन तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, मतलब वही है कि चेल्सी में कोई भी कोच ज्यादा टिकता नहीं है। ये आप 20 साल में देख लो तो 20 साल में 25 कोच रहे होंगे। पॉटर को यही बोल के लाए थे कि भाई इसको रखेंगे, जैसे ही थोड़े रिजल्ट्स खराब हुए सही किया, मतलब पॉटर तो था भी रही सही, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि चेल्सी का कोच है, लग रहा था कोई मिड टेबल क्लब का ही कोच है। वो इतना बड़ा स्टेज शूट नहीं कर रहा था, तो मुश्किल ही है कि हाँ कि टिकेगा। मतलब तो पॉच को देंगे टाइम, जहाँ तक मुझे लगता है देंगे, एक सीजन तो देंगे। फिर अगर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब होगी, फिर से 10th या 12th फिनिश कर रहे हैं, तो फैंस का इतना प्रेशर आ जाता है ओनर्स पे कि उनको रिएक्ट करना ही पड़ता है। और फिर एक ही प्लेयर्स को तो आप 20-25 प्लेयर्स को तो निकाल नहीं सकते, तो वही लास्ट में घास गिरती है कोच के ऊपर और कोच फिर निकाला जाता है। चलो फैंस का ऑप्टिमिज्म एक तरफ और प्रैक्टिकल बात एक तरफ, फाइनल प्रेडिक्शन क्या लगता है कि कहाँ पे एंड करेगा चेल्सी इस बार? ट्वेल्व तो नहीं करेगा, इतना तो लग ही रहा है, ये तो बात से ऊपर ही जाएगा, बट कहाँ पे जाएगा? देख तो ऐसा सोचते हैं कि टॉप 2 तो देख मान ले कि मैन सिटी आर्सेनल रहेंगे। अब बचे थर्ड फोर्थ की बात, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चेल्सी फोर्थ, थर्ड या फोर्थ में से फिनिश करे। तो वही है कि यार मैं तो चाहूँगा फोर्थ पे करे, कि थर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल में से कोई फिनिश करे और फोर्थ पे चेल्सी फिनिश करे। अगर फोर्थ भी नहीं करती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिफ्थ तो करना ही चाहिए, क्योंकि बाकी सब क्लब यूरोप में खेलेंगे, आप नहीं खेल रहे हो, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बैक ऑफ द सीजन, जब हफ्ते में 2-2 3-3 मैच खेलने पड़ते हैं, इंजरीज होती हैं, तो तब चेल्सी कहते हैं ना कि एक तरह से एडवांटेज गेन कर सकता है। तो तुम्हारा हो रहा है 4 या 5 है ना इसमें से? हाँ फोर्थ या फिफ्थ। फोर्थ तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा सीजन रहा, फिफ्थ तो मैं डिसअपॉइंटेड रहूँगा, पर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे प्रोग्रेस दिखेगी प्लेयर्स में तो मैं फिफ्थ एक्सेप्ट कर लूँगा। और फोर्थ हो रहेगा तो मेरे लिए हाँ कि सही रहा सीजन, तो नेक्स्ट सीजन मैं लुक फॉरवर्ड करूँगा अच्छे से चैंपियंस लीग फुटबॉल के साथ। मेरी बात से शायद हो सकता है कि चेल्सी फैंस को बहुत बुरा लग जाए, पर मुझे लग रहा है कि 6 से कम, मतलब 6 से ऊपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि शुरू में भाई दिक्कत ऐसा मत होगी बोल यार। से इनको सेट होने में इनको, भाई तो ऑब्वियसली भाई काफ़ी लोग गाली देंगे कमेंट्स में, बट मुझे लग रहा है कि हाँ शायद 6 से ऊपर नहीं जा पाएंगे ये लोग। बट और वो शुरू का ही 2-3 महीने का जो पीरियड है ना, शुरू के 7-8 जो मैचेस हैं वही मतलब काफ़ी बता देंगे आगे का। तो अगर वो सही नहीं होते हैं, मुझे लग रहा है कि वो इतने सही नहीं होंगे। हाँ ये तो सही कह रहा है, क्योंकि शुरुआत में आप जैसे अब किसी मिडफील्डर को साइन भी करते हैं, अब पूरे प्री सीजन के मैचेस खत्म हो गए हैं, तब उसको जेल करने में ही टाइम लगेगा। प्री सीजन का जो टाइम होता है जब केमिस्ट्री बनाते हैं ट्रेनिंग पिच पे, वो तो निकल गया। अब मिडफील्डर है ही नहीं चेल्सी के पास, तो शुरुआत में दिक्कत होगी 2-3 महीने। अब डिपेंड करेगा ये सब चीज़ें कि हाँ साइन किसको करते हैं ये लोग। काइसेडो को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर मतलब एल लगने वाले हैं चेल्सी के वापस से। और बस सेंटर बैक भरे जा रहे हैं। अब पता नहीं सेंटर बैक को ही खिलाएंगे, स्ट्राइकर में भी पता नहीं क्या करेंगे। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आया आज ये डिस्कशन करके, काफ़ी टाइम बाद हम लोग बैठे और ये सब बातें करी। उम्मीद है कि भाई व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। बस ये चेल्सी अच्छा करे यार, यही चाहते हैं, नहीं तो मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है हर वीक। अब ये है कि हाँ वैसे तो वो बात सही, चैनल तो हमने पूरा फुटबॉल, हम सारी टीम्स को ही, मतलब सबको, फुटबॉल तो एक अच्छा मतलब ऑलराउंडेड हम कवर करना चाहते हैं, हम किसी टीम की साइड नहीं लेना चाहते, पर कुछ चेल्सी के लिए अलग से सॉफ्ट कॉर्नर कह लो या अलग से प्यार कह लो, उसके लिए है ही। और उस पर हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाई है, तो आप चेल्सी का चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो आप।
ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे हमने चेल्सी के सीजन का रिव्यू किया, अब हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का करेंगे 1-2 दिन में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस से बोलना कि वो देख ले, क्योंकि हम उसमें भी बताएंगे कि उनका स्क्वाड क्या है, उन्होंने क्या एडिशंस करे हैं, क्या उनके ट्रांसफर्स रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करें अपने नए कोच से। टेन हैग का सेकंड सीजन होगा, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरा सीजन रिव्यू करेंगे, ऐसे ही प्रिव्यू करेंगे इन डेप्थ में ऐसे ही। कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मैनचेस्टर का हम करने जा रहे हैं नहीं, उसके बाद क्या करना है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, बट आई थिंक ये ज़रूरी है इतना लंबा करना वीडियो को पूरा अच्छे से अगर समझना है तो, और एक प्रॉपर फुटबॉल लवर ही समझ सकता है इसकी इम्पोर्टेंस। तो अगर आप प्रॉपर फुटबॉल लवर हो और आपका कोई दोस्त फुटबॉल देखता हो जिसको समझ नहीं हो फॉर्मेशंस या, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, वैसा भी वीडियो बना सकते हैं। तो बस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो फुटबॉल को प्यार करते हैं, इस गेम से प्यार करते हैं। और हम इंडिया पे भी बनाएंगे, इंडियन फुटबॉल पे भी, अगर आपका साथ मिलता रहेगा तो। अभी इसी के साथ आज हम इसको रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। सी आओ।